Hello students, now we are going to study statistics for economics. Chapter 9, Measures of Central Tendency, Arithmetic Mean, Part 1. Okay students, आज हम जो यहाँ स्टडी करने जा रहे हैं वो आपका 9 चैप्टर जिसमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और उसका जो अर्थमेटिक मीन पोर्शन है हम उसकी यहाँ स्टडी करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज द सेंट्रल टेंडेंसी, कि ये सेंट्रल टेंडेंसी क्या है। ये तो आपको समझ में आ रहा है कि टेंडेंसी है तो इसका मतलब कोई ना कोई इसके अंदर हैबिट या कोई ना कोई इसकी प्रवृत्ति जो हमें दिख रही है वो कुछ ना कुछ होगी जरूर। तो नेचुरली बिल्कुल आपकी ये बात ठीक है कि टेंडेंसी तो है, तो टेंडेंसी का मीन आप ये समझिए कि जब सेंट्रल नाम इसके आगे लगा है तो सेंट्रल टेंडेंसी का मीन आप समझ लें कि जब हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि जब हम क्या करते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट को बार बार करते हैं तो हमारे पास एक क्या होता है कि ट्रेंड हमें दिखाई देता है, और वो ट्रेंड ये होता है कि वो जो उसकी टेंडेंसी है वो क्या होगी कि सेंट्रल की तरफ मूव करने की होगी। मतलब ये होगा कि जैसे जैसे हम क्या करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ाएंगे तो वो हमें क्या बताएगा, जिस भी एक्सपेरिमेंट के हम नंबर बढ़ा रहे हैं या हम किसी भी ग्रुप का मीन कैलकुलेट करना चाहते हैं या हम कोई भी चीज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो जैसे जैसे हम क्या करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ाएंगे तो हमें जो उसकी मेन जो हमारे पास थीम है वो सामने आती है। इसको हम कहते हैं कि मूव टू सेंट्रल। तो जो सेंट्रल की तरफ चलने वाली टेंडेंसी है उसी को हम सेंट्रल टेंडेंसी बोल देते हैं। तो एक्चुअल क्या है कि सेंट्रल टेंडेंसी को अगर हम इस तरह से डिफाइन करें, फॉर एग्जांपल हम क्या करें, क्या हम ये देखना चाहें कि किसी भी क्लास का जो एवरेज है वो हमारे पास क्या है, तो हम क्या करेंगे, हमें ये पहले नहीं मालूम कि एक क्लास जिसके अंदर मान लीजिए 50 स्टूडेंट हैं या 40 स्टूडेंट्स हैं, तो अगर हम ये चेक करना चाहें कि इस क्लास का जो मतलब वो टेंडेंसी एवरेज है वो क्या होगा, तो अगर हम वहां पर
इस तरह जब हम बात करते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, तो मोस्टली हमारे पास एक ही रिजल्ट निकल के आता है कि सेंट्रल टेंडेंसी मीन द एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू का मतलब है मीन वैल्यू, तो वही हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी है। ओके, तो अब मेन चीज आती है कि हम ये जो सेंट्रल टेंडेंसी है इसकी स्टडी क्यों करते हैं, या इसके क्या फंक्शन है, या एवरेज से हम उसको क्यों पढ़ते हैं, तो एवरेज हमारे पास स्टडी करने का क्या पर्पस है। तो हमने यहाँ कुछ यहाँ एवरेज के जो कुछ पर्पस हैं उनको यहाँ पर पॉइंट वाइज लिखा है, जिससे कि हमारे पास इजीली समझ में आ जाएगा कि हम जो पर्पस है हमारा एवरेज जो एवरेज हम कैलकुलेट करते हैं उसका हमारे पास पर्पस क्या है। तो यहाँ हमारे पास पर्पस आपको यहाँ पर समझ में आएगा। हम वही टॉपिक वाइज यहाँ पर बात करते हैं। तो हमारे पास पहला यहाँ पर ध्यान में लिख रखा है कि पर्पस एंड द फंक्शंस ऑफ द एवरेजेस। तो जो एवरेजेस के जो हमारे पास फंक्शन है या पर्पस है वो क्या क्या है। तो पहले नंबर पे आपके पास आता है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। तो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन का मतलब ये होता है कि अगर हम कोई भी वैल्यू, जैसे हमें सेंट्रल वैल्यू पता लगी, तो सेंट्रल वैल्यू पता लगते ही हम क्या बता सकते हैं कि उस ग्रुप का जो हमारे पास ग्रुप है उसका एक ब्रीफ हमारे पास क्या आता है, आउटलुक आ जाता है। हमारे पास उसके बारे में कुछ आइडिया पता लग जाता है कि ये जो है वो किस तरह का है। हम यहाँ पर बात ये कह सकते हैं कि ये तो बात रही कि ग्रुप की, हम एक इंडिविजुअल पर्सन का भी हम यहाँ क्या कर सकते हैं, अगर हमें एवरेज पता लग जाएगा उसके बारे में कुछ ना कुछ कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है और हमने उसके मार्क्स देखे और मार्क्स से हमें पता लग गया कि उसके हिंदी में, इंग्लिश में, आपके स्टैटिस्टिक्स में, इकोनॉमिक्स में या मैथमेटिक्स में, ये हमारे पास मान लीजिए सब्जेक्ट हैं। तो अगर हमने उनके नंबर देखे और नंबर के बेस पर हमें दिखाई दिया क्या कि इस जो स्टूडेंट्स का उसका जो एवरेज निकल कर आया वह अबाउट 65 है जो एवरेज है, तो हम उससे एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हमें मिल जाएगा कि ये जो स्टूडेंट है वो किस तरह का है, पढ़ने में कैसा होगा, ये इसकी एक्टिविटीज किस तरह की होंगी। तो ये हमारे पास एक आइडिया आ जाता है। इसी तरह से हम क्या करते हैं कि अगर कोई भी ग्रुप है तो ग्रुप का अगर हमें एक सेंट्रल वैल्यू पता लग जाती है तो हम उससे ये बता देंगे कि ये ग्रुप जो है वो किस तरह से वर्क करता है, कैसे ये स्टडी करता है, कैसे इसमें कोऑर्डिनेशन है। तो ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो है हमें एवरेज से मिल जाता है। तो सीधी सी बात है कि अगर हमें क्या होता है, मान लीजिए कि एक जो हमारे पास एक ग्रुप है, मान लीजिए 10-12 लोग खड़े हुए हैं और आपस में काफी समय से वो अटैचमेंट है उनका और उनमें से हमें एक पर्सन से हम बात कर लें तो हमें ये पता लग जाएगा कि वो जो ग्रुप है वो किस तरह के डिस्कशन में लगा होगा, किस तरह के उनके अंदर जो वर्किंग है वो होती होगी। तो ये सारी चीजें हमें किससे पता लग जाती है, एक सिंपल एवरेज से पता लग जाती है। तो एवरेज हमें जो है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देता है। ओके, जो भी हमारे पास जो फील्ड है या हम किसी पर्सन की बात करते हैं उनके बारे में हमें ये बता देता है कि किस तरह का इसके अंदर हैबिट है। ओके, अब हमारे पास क्या होता है कि दूसरा हमारे पास आता है कंपैरिजन। अब कंपैरिजन आप समझ सकते हैं कि अगर हम क्या करें, तुलना करना चाहें, लोगों की कंपैरिजन करना चाहें तो हमें यहाँ से मिल जाता है। तो कंपैरिजन का मतलब आप ये समझ लीजिए कि अब हमें क्या पता, अगर हम चाहे ग्रुप की कंपैरिजन की बात करें या हम कंट्री की कंपैरिजन की बात करें, अगर हमें एवरेज पता है तो हम एवरेज के बेस पर कह सकते हैं कि कौन सी कंट्री किस तरह की वर्किंग कर रही है। अब मान लीजिए जैसे कि आपके पास अगर नेशनल इनकम की बात करते हैं, अगर हमें दो कंट्री के हमें एवरेज इनकम पता लग जाए कि उसकी एवरेज इनकम कितनी है और दूसरी कितनी है, तो हम उसे आसानी से कंपेयर करेंगे कौन बेटर कंडीशन में कौन नहीं है। अगर इसी तरह से हम देख सकते हैं कि अगर हमें दो स्टूडेंट्स के हमें नंबर पता लग जाते हैं, उसके जो मीन है वो हमें पता लग जाते हैं। एक का मीन मान लीजिए कि आपके पास 50 है और एक का मीन मान लीजिए 90 है, तो हम सडनली हमें आसानी से कंपैरिजन कर लेंगे कि कौन जो है आपके पास किस तरह से वर्किंग कर रहा है। मान लीजिए कि एक जो आपके पास एक स्टूडेंट है उसके आपके पास मान लीजिए कि 55% है और आपके पास 20 स्टूडेंट है इसलिए हमारे पास 92% है। तो हम यहाँ से सिंपल सी बात करेंगे कि एवरेज हमारे पास, अगर हम परसेंटेज लेंगे परसेंटेज की बात करें या सिंपल हमारे पास 4 सब्जेक्ट का हमने जो यहाँ 5 सब्जेक्ट का हमने क्या निकाला, एवरेज निकाला, एक का 55 आ गया, एक का हमारे पास ये आ गया 92। अब इससे हमें तुरंत ही कंपैरिजन हो जाएगा, हम उसे कंपैरिजन कर लेंगे, उसे हम
मान लीजिए कि दो स्टूडेंट्स हैं और उनके पढ़ने का जैसे हमने यहाँ बताया कि क्या ये जो है हमारे पास मान लीजिए कि इस साल 55 हैं और 92 हो गए, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि जो हमारे पास जो 55 वाला जो स्टूडेंट है इसके लिए हम एक पॉलिसी बना सकते हैं। हम उसके लिए एक मतलब जो है ये जो पढ़ने का उसके मेथड है उसकी टेक्निक है उसके लिए एक सर्टेन पॉलिसी बना के उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। जो सेकंड है वो तो अपनी स्ट्रेटजी बनाई हुआ है, लेकिन हम इसके लिए क्या कर सकते हैं एक अच्छी पॉलिसी बना सकते हैं, अच्छी जो है पढ़ने के उसके एक मेथड्स को बता सकते हैं कि वो किस तरह से उसके अंदर अपने आप इम्प्रूवमेंट करें। सिंपल सी बात है, अगर हम ऐसे ही कंट्री के डेवलपमेंट की बात करें हमें ये पता लग जाए कि हमारी जो कंट्री की जो पर कैपिटल इनकम है वो कितनी है, अमेरिका की जो पर कैपिटल इनकम है वो कितनी है। अब अमेरिका की पर कैपिटल इनकम है ज्यादा और हमारी पर कैपिटल इनकम है कम, तो हम पॉलिसी बना सकते हैं कि हमारी जो पर कैपिटल इनकम है वो कैसे इंप्रूव हो। तो हम सर्टेन क्या है कि हमारे जो कंट्री के जो भी इस तरह के जो ड्रॉबैक है हम उनको आसानी से चेक कर सकते हैं और फिर हम एक अच्छी पॉलिसी बना सकते हैं। तो ये किसके बेस पर, हम केवल ये जो एवरेजेस हैं उनके बेस पर हम ये पॉलिसी जो है वो एक क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तब हम कह सकते हैं कि हम डेवलपमेंट की या पर कैपिटल इनकम को इंप्रूव कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। अब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का मतलब है बहुत सारे फील्ड के अंदर हम उसको एनालाइज करना चाहते हैं कि कौन सी फील्ड में कौन कितना ज्यादा डेवलप कर रहा है। तो ये जो है हमारे पास स्टैटिस्टिकल जो एनालिसिस है हम एवरेज से पता लगा लेते हैं। तो सीधी सी बात है कि हमें जो पैरामीटर से एक कंट्री के पता है दूसरे के पता है, हम उनसे एनालिसिस कर सकते हैं, हम उनसे क्या कर सकते हैं और जो मतलब दूसरे टूल्स हैं उनको हम अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि हम उनके लिए एक अच्छे से जो हम पॉलिसीज हैं उनको डिटरमाइन कर सकते हैं। यानी ये जो है आपके पास पॉलिसी से रिलेटेड कह सकते हैं या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से हम कह सकते हैं कि हम बहुत सारे जो उसके अंदर जो अप्रोचेस हैं उनको हम लगा सकते हैं। तो ये जो हमारे पास जो मीन है उनके थ्रू हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। अब हमारे पास आता है जिसे हम कहते हैं वन वैल्यू फॉर ऑल। या समझ लीजिए इसको हम क्यों कह सकते हैं, जैसे हमारे पास हम कहते हैं ना कि एक ही वैल्यू है और वो सब कुछ बता देती है। चाहे किसी भी उसकी फील्ड में बात करें वो आपको क्या करेगी, एक्सप्लेन कर देगी। कोई भी आप मेथड के अंदर देखें वो उसको बता देती है। एक ही वैल्यू है सबका डिस्क्रिप्शन कर देती है कि एक मान लीजिए कि स्टूडेंट है और उसका आपको पता लग गया कि एवरेज ये है। एवरेज मान लीजिए कि आपका 90% एवरेज पता लग गया कि इसका 90 है। अब 90 है तो आप आसानी से उसके बारे में जो भी पूछा जाएगा कहीं ना कहीं उसके लिए बता देंगे। चाहे पढ़ाई में हो, चाहे वो उसके मतलब बिहेव की बात हो, एटीट्यूड की बात हो, किसी भी तरह की अगर बात हो तो अगर आपको उसका मीन पता है तो आप उसके बारे में सडनली कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही कहेंगे। क्योंकि 90% का मतलब आप ये समझ लीजिए कि वो अपना जो रूटीन है उसका जो पढ़ने का मेथड है वो सब सिस्टमैटिक है, सब कुछ आसानी से वो कर पा रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक ही वैल्यू है जो सब कुछ एक्सप्लेन कर देती है कि उसके अंदर क्या क्या अच्छाइयाँ होंगी, क्या क्या वो कर रहा होगा, उसका दूसरों के साथ अटैचमेंट कैसा होगा, उसका जो है आपका स्लीपिंग टाइम क्या होगा, उसका जो है प्लेइंग हैबिट उसकी कैसी होगी, स्टडी वो कैसे करता होगा। ये सारी चीजें आपके पास होंगी। उसके आपको मतलब ये कह सकते हैं कि कहाँ कहाँ उसका इंटरेस्ट होगा। ये सारी चीजें आप इससे बता सकते हैं अगर आपके पास एवरेज है तो इससे आप आसानी से सारी चीजें बता सकते हैं। तो ये जो हमारे पास होता है एवरेज, ये बहुत सारी चीजें आपको बता देता है। यानी हम इसलिए कह सकते हैं कि हम अगर हमारा जो पर्पस होता है एवरेज कैलकुलेट करने का, एवरेज निकालने का, वो हमारे पास यही पर्पस होता है कि हम इस तरह उसकी सारी वैल्यूज को यहाँ पर इससे बता देते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें हमारे पास रहती हैं। फिर इसके बाद आता है आपका एसेंशियल ऑफ गुड एवरेज। कि जो गुड एवरेज जो हम निकालते हैं, जो हमारे पास मीन आप निकालते हैं, तो उनमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या चीजें उसके अंदर एसेंशियल की जरूरी हमें दिखनी चाहिए। तो जो ऐसी चीजें हैं उनको हमें दिमाग में रखना चाहिए कि जब हम अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हैं तो वो किस तरह का होना चाहिए। कुछ एसेंशियल्स हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं कि जैसे यहाँ पर लिखा है कि पहला आपके पास है कि क्लियर एंड स्टेबल डेफिनेशन। तो जो हम
रिप्रेजेंटेटिव है तभी उसका पर्पस है, नहीं तो हमें उससे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो अर्थमेटिक जो आप निकालते हैं, मीन जो भी कैलकुलेट करते हैं, वो क्या होना चाहिए, वो रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, यानी कि किसी भी ग्रुप को वो पूरी तरह से उनका प्रतिनिधित्व करने वाले होने चाहिए, कि जिससे हम सर्टेनली कह सकते हैं कि हाँ इस ग्रुप की क्या है। ओके, तो ये रिप्रेजेंटेटिव होने ही चाहिए, ये उसके अंदर एसेंशियल पार्ट है। फिर इसके बाद आता है सिंपलिसिटी। सिंपलिसिटी का मतलब है कि वो एकदम इजी होने चाहिए, आसान होने चाहिए, जिससे कि है कि समझने में, एक्सप्लेन करने में आसानी हो जाए। ऐसे ही हमारे पास सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मीनिंग ये है कि जैसा हमने बताया कि ये मतलब स्टेबल होनी चाहिए, इनमें बार-बार चेंज नहीं होने चाहिए, इनकी टेंडेंसी एकदम स्थिर होने की हो, ये फिक्स होने की हो, इस तरह के होने चाहिए। फिर नेक्स्ट आपके पास आता है जैसे कि एब्सोल्यूट नंबर। तो ये एब्सोल्यूट नंबर यानी कि पूरे नंबर आपके पास होने चाहिए, ये ब्रैकेट पर नहीं होने चाहिए, रिलेटिव नंबर्स में नहीं होने चाहिए। तो रिलेटिव नंबर में तो उनमें मीन जो है वो आपका सही नहीं हो पाता। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास अर्थमेटिक मीन है वो आपके एब्सोल्यूट होने चाहिए। ओके, तो ये और लास्ट में हमारे पास क्या है कि ये कहते हैं कि ये अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। अब अलजेब्रिक ट्रीटमेंट का मतलब आप पहले समझ लीजिए कि जब हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जब हम वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, एवरेज कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हमारे पास क्या होता है कि उसमें मिस्टेक हो सकती है, चांसेस हो सकते हैं, एरर हो सकती हैं। तो हमें ऐसे होने चाहिए ये एवरेजेस कि इसके अंदर हम अलजेब्रिक जो ट्रीटमेंट है वो कर सकें। जो अलजेब्रिक जो हमारे पास है मतलब एक एक्सेप्टेंसी का जो रीजन हमने क्राइटेरिया बनाया वो हम इसके अंदर अप्लाई कर सकें। तो ये सारी चीजें हमारे पास एक एवरेज जो गुड एवरेज है उसमें होनी चाहिए। तो इस तरह से आपके पास क्या हुआ कि यहाँ पर जो एवरेजेस हैं उनका जो पर्पस है या फंक्शन क्या है, या हम उनके जो एसेंशियल्स हैं